हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, रिवर्सिबल होने की दो कंडीशन बताया मैंने आपसे। एक ये कि वो क्वासी स्टैटिक हो, क्वासी स्टैटिक, ओहो मतलब वेरी स्लो, वेरी स्लो। लेकिन सिर्फ इसके होने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई क्वासी स्टैटिक हो और वो इतना स्लो तो हो रहा है, ठीक बात है, लेकिन वो स्लो होने में एनर्जी लॉस कर रहा है, वो किसी फ्रिक्शनल सरफेस पे मूव कर रहा है। तो बहुत स्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सटर्नल इंटरनल बराबर है या थोड़ा का अंतर है। बराबर मतलब थोड़ा का अंतर, थियोरेटिकली डीपी का अंतर है ना। लेकिन वो जिस सरफेस चल रहा है वहाँ एनर्जी लॉस हो रहा है, तो एनर्जी तो रीगेन होगा नहीं। तो रिवर्सिबल मतलब क्या हुआ? आप जहां थे हमने चीज को थोड़ा पलट दिया तो फिर आप वहीं पहुंच गए, ये तो होगा नहीं। तो एनर्जी लॉस भी नहीं होना चाहिए। सो नो डिसिपेटिव लॉस, नो लॉस ऑफ एनर्जी इन नो लॉस ऑफ एनर्जी इन डिसिपेटिव फोर्सेस। डिसिपेटिव मतलब डिसिपेट हो जाए, फ्रिक्शन हो, रेसिस्टेंस हो, विस्कोसिटी हो, वहाँ एनर्जी लॉस हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें, तो मैं ये बातें क्यों बताया आपसे कि कोई अगर आपसे हाँ ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। बहुत स्लो हो और एनर्जी लॉस ना हो। रिवर्सिबल का मतलब मैं अभी जहाँ हूँ मैं डेड स्लो कहीं गया और फिर जिस कारण से मैं जा रहा था उस कारण को पलट दिया गया, तो फिर मैं वहीं का वहीं आ गया। अब इस वहीं के वहीं का क्या मतलब है कि मेरी एनर्जी, मेरा वेलोसिटी, मेरा एवरीथिंग, माई ऑल कैरेक्टरिस्टिक, माई ऑल प्रॉपर्टीज वो जैसे थे इनिशियल की तरह हो जाए, बिल्कुल ऐसे हो जाए। ये तो तभी होगा जब मेरा नुकसान न हुआ हो। यस, ये मुझे आप लोग तक बात समझ में आ गई। और ये कोई दोस्त है वो ये कह रहे हैं कि सर वर्क डन मैक्सिमम होता है, तो ये बात समझ में आई आप लोगों को। रिवर्सिबल प्रोसेस कब होगा? दो कंडीशन, जब डेड स्लो हो और जब लॉस न हो ड्यू टू डिसिपेटिव फोर्सेस, है ना। ओके, आई विल डिस्कस इट ऑल। चलो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं रिवर्सिबल के ऊपर हम लोग, एंड देन आई विल जस्ट डिस्कस विद यू। अब रिवर्सिबल में वर्क डन मैक्सिमम क्यों होता है? क्योंकि उसमें एनर्जी का लॉस कम होता है। सो इजी, एनर्जी देना तो होता है हर जगह हर बार, तो इसलिए वर्क डन मैक्सिमम होता है। इरिवर्सिबल में एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहाँ लॉस होता है? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। इरिवर्सिबल में एनर्जी का लॉस हो जाता है ज़्यादा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। दैट्स वाई रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है उसमें वर्क डन मैक्सिमम होता है। ओके, आई विल डिस्कस दीज ऑल पॉइंट्स लेटर ऑन। लेट्स सी बच्चे, क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। इन थर्मोडायनेमिक्स रिवर्सिबल प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल व्हेन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जस्ट डू इट। सो लेट्स सी है बच्चों, पहले हम इसको देख लेते हैं। ओके, तो कह रहा है कि सराउंडिंग एंड सिस्टम चेंजेज इनटू ईच अदर। ये मीनिंगलेस बात है, कहीं एक दूसरे में बदल जाते हैं, इस बात का कोई मतलब नहीं है ना। सराउंडिंग एंड सिस्टम बदल जाते हैं मतलब ये मीनिंगलेस है ना। सराउंडिंग रहेगा, सिस्टम रहेगा, ये कोई मतलब नहीं है। नो, देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम। नो, देयर विल बी ऑलवेज बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री तो हमेशा होता है, वो चाहे इमेजिनरी बाउंड्री हो चाहे रिजिड बाउंड्री हो। यस नो, कई बार बाउंड्री नहीं दिखती है तो हम मान लेते हैं। नो, बाउंड्री क्या है? वो इंटरफेस है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। पता है, मैं आपको थर्मो ऐसे पढ़ाऊंगा कि जैसे आपको मैं फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना दूंगा। आपको लगेगा कि आपने रिसर्च किया हुआ है, ठीक है, बस मेरे साथ थर्मो की यात्रा पे निकल चलो तुम। तो बाउंड्री क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक इंटरफेस है,
दोनों के बीच में इंटरफेस है जिससे हम उन दोनों को अध्ययन करते हैं। तो बाउंड्री काल्पनिक भी हो सकती है और इट कैन बी रियल ऑल्सो। ओके, सो या नाउ लेट्स सी द सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम। या इट्स अ करेक्ट वन, ये बिल्कुल सही है। देखो ऐसा है, मैं ये बातें फिर से रिपीट मार दे रहा हूँ। मैंने कहा ये हमारा कोई सिलेंडर है और इसमें बच्चों हमने ये एक पिस्टन रखा है जो ऊपर नीचे कर रहा है। ओके, और इसमें हमने गैस भर रखी है। ओके बच्चों, गैस भर रखी है। अब जो गैस है तो अंदर का जो प्रेशर है इसको हम लोग पी इंटरनल कहते हैं, मैं इसको पी आई लिख दे रहा हूँ। और जो बाहर का प्रेशर है इसको हम लोग पी एक्सटर्नल या पी ई कह दे रहे हैं। ओके, तो ये देखो ये हम लोग जो अभी केमिस्ट्री मान के चलते हैं, और ध्यान सुनना मेरी बात को, बहुत सारी चीज़ें हम लोग हाइपोथेटिकल मान के चलते हैं, क्योंकि अगर रियलिटी में बात करोगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो धीरे धीरे जब आप अभी 12th में पढ़ोगे और IIT मेडिकल जो भी निकालोगे, फिर बीटेक करोगे तो कुछ सच्चाई खुल के सामने आएगी। अच्छा, हम जो माने थे इसमें ये चीज़ और ऐड कर लो। फिर हायर स्टडीज़ करोगे तो बिल्कुल ओरिजिनलिटी की तरफ पहुंच जाएंगे। ये सब में होता है, सॉलिड लिक्विड गैस जहाँ ही पढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग क्या मानते हैं बच्चों कि ये फ्रिक्शनलेस है। क्या मानते हैं इसको? इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन आप जानते हो कि ऐसा एकदम होना तो संभव नहीं है, ये फ्रिक्शनलेस है। जबकि यहाँ फ्रिक्शन होता है बच्चों। अगर फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा तो ये फिर रिवर्सिबल नहीं रह पाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे और दूसरा मानते हैं बच्चों, ये जो पिस्टन है इसको लोग मासलेस मानते हैं। अब यार मासलेस कोई चीज़ कैसे होगी? मास तो होगा, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि हम अभी बहुत सारी चीज़ों को हटा के हम जिसको अध्ययन करना चाहते हैं वहाँ फोकस कर रहे हैं। राइट, ओके, सी तो मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ बच्चों कि जो ये जो P एक्सटर्नल है, अगर ये P इंटरनल से थोड़ा ज़्यादा होगा, dP, अब dP कितना होता है? 10⁻⁴, बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा कम। तो ये जो है नीचे की तरफ आएगा, क्या होगा? इसका कंप्रेशन होगा। और चूंकि दोनों करीब करीब बराबर हैं इसलिए बहुत स्लो होता है, डेड स्लो होता है। ओके, तो ये नीचे आता है ना। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ कि ये दोनों इतना इक्वल होते हैं कि हर क्षण हर समय, मैंने क्या बोला, जब ये दोनों बराबर होंगे तो ऐसे रुक जाएगा। किसी चीज़ को हम इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे? मैं इक्विलिब्रियम में हूँ। मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब मुझे कोई 10 साल बाद देखे और कहे सर आप तो इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब मेरा मास, मेरा जेस्चर, मेरी बाकी सारी चीज़ें, मुझे जितने बाल काले सफ़ेद हैं, मेरी आंखें, सब कुछ वैसी की वैसी रह जाए। तो क्या मतलब समय के साथ उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ में, एक एक वर्ड में बहुत सोच के बोल रहा हूँ, मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उनमें कोई बदलाव ना हो टाइम के साथ। उसमें नंबर ऑफ मोल्स, उसमें मास जो है ना, उनमें कोई चेंज ना हो। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ देयर वोंट बी एनी चेंज in measurable properties like pressure, volume, temperature and moles, then the system is said to be equilibrium. Is that बच्चों? वो equilibrium में होगा। तो देखो, तो यहाँ क्या हुआ, ये दोनों करीब करीब बराबर। अब equilibrium में कब होगा? जब ये मूव ना करे, कोई चेंज ना हो। अब ये कब होगा? जब ये दोनों बराबर हों। ये दोनों बराबर तो नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा है, कंप्रेस कर रहा है, लेकिन करीब करीब बराबर हैं। और ये इस तरह से है कि हमको लगता है कि हर इंस्टेंट पे वो इक्विलिब्रियम में है। रिवर्सिबल प्रोसेस थियोरेटिकली ऐसा लगता है कि वो हर क्षण इक्विलिब्रियम में है, जो कि सच्ची बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर प्रोसेस ही क्यों है? प्रोसेस तो मूव कर रहा है, लेकिन वो इतना स्लो मूव कर रहा है कि जिस भी क्षण हम उसको देखते हैं हमें लगता है इसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? मेरी बात समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को? कम ऑन एवरीवन, से यस और नो। मज़ा आ रहा है कि नहीं होता हमको? मुझे एक बार पता है, अगर टीचर को पढ़ाने में मज़ा आता है ना तो बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आता है। इट्स अ टू वे, है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई चीज़, जैसे दोस्त कह रहे हैं सर एग्जाम्पल बताइए, किसी ने बोला मैंने बोला ना कि ये थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। अगर कोई चीज़ चल रहा है, जैसे अब कहें कि सर आप 10 साल बाद भी वैसे ही दिख रहे हैं या 5 साल बाद, तो मैं ऐसा नहीं दिखता, आप लोग की बात है मान लो, तो ये तो सही नहीं है ना। बदलाव तो मुझ में हुआ होगा ना। वो बदलाव इतना कम है, इतना माइन्यूट है कि आपको मेजरेबल नहीं है, आपको नज़र नहीं आ रहा है, मेजरेबल नहीं है, लेकिन चेंज तो होगा ना। तो कहते हैं मैं हर क्षण पे इक्विलिब्रियम में हूँ, हर क्षण पे। इसलिए जहाँ था, अच्छा हिंदी में एक इसके लिए अच्छा शब्द है, इसको बोलते हैं अजर।
अजर, अजर, अजर और अमर होना। अमर मतलब इमोर्टल, नहीं मरेगा। अजर मतलब वो जैसा है वैसे ही रह जाना, मतलब उस वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, वो समय के साथ उसमें बदलाव ना हो, वो जैसा वैसे बना रह जाए, राइट, इक्विलिब्रियम में आ जाए। बात मेरी समझ में आई क्या बच्चों? तो मैं आपको ये क्या बातें समझा रहा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअली में देखा जाए इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली इट हैज बीन डिफाइंड सो एज दैट इट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है। क्यों? कहीं ये dp जो है इतना कम है कि p एक्सटर्नल इज इक्वल टू p इंटरनल। जब अंदर बाहर दोनों बराबर होंगे तो सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ओके, तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? बहुत शानदार चीज बताया आपको। इरिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम में नहीं होते। इरिवर्सिबल प्रोसेस इनिशियली और फाइनली दो स्टेज में इक्विलिब्रियम में होते हैं, शुरुआत में और आखिरी में। रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ये प्रोसेस क्यों है? क्या थियोरेटिकल है यार, बदल रहा है, लेकिन हमेशा चूंकि इतना कम से बदल रहा है कि हमको लगता है कि ऑलमोस्ट इक्वल है, सेम है। समझ गए बच्चों? मजा आया? ये थियोरेटिकल है भाई। किसी ने कहा एग्जाम्पल बताइए, तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया भैया कि तुम आज के 10 साल बाद हमको वैसे ही दिखोगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, आपको आशीर्वाद भी देता हूँ। तो मैं ऐसा कहूँगा कि यार तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो, तुम्हें कोई बदलाव नहीं आया। कि नहीं सर, एज तो बड़ी है, कुछ बदलाव आया होगा, बट वो बदलाव नोटिसेबल नहीं है, मेजरेबल नहीं है। तो फॉर मी यू आर इक्विलिब्रियम, है ना? कौन? लेट्स सी नाउ द फोर्थ पॉइंट, द सिस्टम चेंजेज इनटू द सराउंडिंग spontaneously. No, it's wrong. So answer is C, and you all have done wonderfully correct. Okay, so let's see in the next question. Which of the following statements is false? कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है? See, work is a state function. No, ये दुनिया जानती है यार, वर्क इज ए पाथ फंक्शन। मतलब मैंने आपको समझाया था, वर्क एंड हीट पाथ फंक्शन है, मतलब किस रास्ते से होके जाते हैं इस पर डिपेंड करता है हमने कितना काम किया। अब ये बात तो देखो सबको पता है भाई, अगर वर्क करना पढ़ाई को ही मान लिया जाए तो एक पर्टिकुलर काम मतलब 8 घंटे में हम कितना पढ़ पाते हैं, कितना वर्क डन होता है, ये डिपेंड करता है हमने कैसे पढ़ाई की है, या 6 घंटे में भी कैसे पढ़ाई किया। हम बहुत खुश होकर पढ़ रहे थे, या पिताजी थप्पड़िया के मारे थे कि पढ़ोगे, बड़ी मार मारे तुमको, या गले में फांसी लगा कुआं में लटका दिए थे, पढ़ो नहीं बहुत मार मारेंगे। I mean, कैसे पढ़ाई किया हमने, इस पर डिपेंड करता आउटपुट। हम प्रेशर में हैं या खुश रह के आनंदित होकर पढ़ रहे हैं, राइट? जैसे मैं इस क्लास में क्या चाहता हूँ कि मस्ती से पढ़ाई किया जाए, तो वर्क पाथ फंक्शन है, कैसे किया इस पर डिपेंड करता है। एंड सिमिलरली हीट, इट्स ए पाथ फंक्शन, एवरीवन नो इट। नाउ टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन, ऑब्वियसली, है ना? ये हम सब जानते हैं। चेंज इन द स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर स्पेसिफाइड। बिल्कुल सही बात है, इनिशियल और फाइनल स्टेट हमको पता रहेगा तो चेंज इन स्टेट हम बता सकते हैं। नाउ वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। नो नो नो, ये बात क्या है बच्चों? वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम ना, क्या वर्क बाउंड्री पे होता है? अगर किसी कंटेनर में गैस रखा, हम उसको कंप्रेस करें तो कैसे बाउंड्री पे हो रहा है, वो पूरा बल्क वॉल्यूम सबका कम हो रहा है भाई, सबका वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वर्क सबके ऊपर होता है। वो गैसेस मॉलिक्यूल अंदर डू 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 कर रहे हैं, उसको दबाया हमने तो सब कोलाइड के सब अंदर अंदर आने लगे, तो वर्क पूरे में होगा। ओके बच्चों, सो आंसर क्या पूछा हमसे? फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। सो आंसर विल बी ए एंड डी, ए एंड डी। मैंने देखा बहुत लोगों ने ए किया है तो सही था, ए एंड डी करेंगे, ठीक है? देखो अगर 2 आंसर सही है और आप एडवांस का एग्जाम देते हो और आपने ए सिर्फ किया तो 1 नंबर मिलेगा, और ए और डी दोनों किया तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, 4 में सवाल हुआ तो। ओके गुड। सो अभी किसी ने मुझसे पूछा, मैं डिस्कस कर देता हूँ। किसी ने पूछा कि सर एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल उसको बोलते हैं जो स्टेट फंक्शन को लेके होता है। अगर कोई डिफरेंशियल है बच्चों d5 और उसको मैं इंटीग्रेट करूँ इनिशियल i से फाइनल f तक इंटीग्रेट करूँ, और इंटीग्रेट करने पर इसकी वैल्यू को मैं ऐसा लिख पाऊँ कि फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। आपको पता है ना कि d का इंटीग्रेशन, मतलब अगर कोई फंक्शन है कोई भी, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x आएगा। मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में उल्टा उल्टा होते हैं, पता होगा आपको। तो अगर dx को हम इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, राइट है ना बच्चों?
तो मामला ये है, मामला देखो यहाँ पर ये है भाई कि अगर हम इसको ऐसे अगर कोई किसी भी फंक्शन को हम ऐसे लिख पाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट, ऐसे डिफरेंशियल को एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। बट हम सभी को ऐसे नहीं लिख पाते, ऐसे सिर्फ उस ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा जानते हो क्या हुआ, मतलब इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, मतलब ये छोटे छोटे जो डी फाई हैं उनको जोड़ा गया है। यस, हाँ, ये जो इंटीग्रेशन मतलब जोड़ा गया है, छोटे छोटे जोड़ा गया हमको। तो जब इतना छोटे हो जाए कि हमको कॉन्टिन्यूअस लगते हों तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीग्रेशन मतलब वैसे कहते हैं हम इंटीग्रेटेड रहेंगे, हम लोग आपस में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब जुड़ के रहना चाहिए, ये जोड़ता है, ठीक है। तो अगर जोड़ने पर वैल्यू पाथ पे डिपेंड ना करे, सिर्फ फाइनल और इनिशियल वैल्यू पर डिपेंड करे, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। इट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ओके बच्चों, दिस इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब अगर हम उसको वैसे रिप्रेजेंट कर पाएँ, वो पाथ पे डिपेंड ना करे, पहले इधर चले फिर उधर गए या पहले उधर गए फिर इधर आए, इस पर डिपेंड ही ना करे, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जैसे इस बात को यूलर क्राइटेरियन में ऐसे कहा गया कि अगर कोई फंक्शन है फाई, तो पहले उसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए और फिर उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। ओके, ये वैल्यू लिया जाए, या पहले हम उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और फिर उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। देखो यहाँ पहले x फिर y, यहाँ पहले y, कहें रास्ता कोई भी चूज करो, अगर शुरुआती और इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो अगर ऐसा होता है तो बोलेंगे वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। क्या बोलेंगे इसको, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और इसको बोलेंगे हम स्टेट फंक्शन। मुझे उम्मीद है आपको शायद समझ में आ गया होगा। ओके, मैं क्या बताया, इसको बताया, इसी को यूलर क्राइटेरियन इसी को बोलते हैं जो मैंने अभी लिखा है। यूलर क्राइटेरियन मतलब हम फाई को पहले x के रिस्पेक्ट में वेरी करके देख रहे हैं और फिर y के रिस्पेक्ट में, और फाई को यहाँ पहले मतलब हमने रास्ता बदल दिए, पहले x फिर y और फिर पहले y फिर x। ऐसा करने से उस फंक्शन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब हम यहाँ से यहाँ पहुँचे, चाहे इस रास्ते से, चाहे इस रास्ते से, चाहे इस रास्ते से, चाहे इस रास्ते से, इसकी वैल्यू सेम पाई गई। जैसे टेम्परेचर है या टेम्परेचर या वॉल्यूम है, तो आपके पास घर में 1 लीटर दूध है, बाहर से आए लोग 4 लीटर दूध दे दिए और फिर 3 लीटर ले गए, तो 1 और 4 5 हुआ था, 3 ले गए, 2 बचा, तो कुल कितना दूध है, तो कहेंगे 1 लीटर था, 2 लीटर अभी है, मतलब 1 लीटर बढ़ गया। इस बात से मतलब नहीं है कि बीच में कौन मिलाया क्या किया, अभी 1 लीटर पहले था, अभी 2 लीटर है, 1 लीटर बढ़ गया। अब 1 लीटर के बाद 1 लीटर कोई मिला दिया हो, चाहे 5 लीटर देके 4 लीटर ले गया हो, कुछ भी किया हो, तो वॉल्यूम जो है स्टेट फंक्शन है, वो पाथ फंक्शन नहीं है। वो यूलर क्राइटेरियन यही है बच्चों कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पहले x के रिस्पेक्ट में चेक किया फिर y के रिस्पेक्ट में, या पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर x के रिस्पेक्ट में, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आई मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये स्टेट फंक्शन है। क्लियर? चलो, तो वैसे बताऊं मैं आप लोगों, कई बार आप लोग जो यहाँ सिर्फ लिखते रहते हो, इससे बढ़िया आप लोग ध्यान देकर समझोगे ना बच्चों, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप रिस्पॉन्स करो, तो शायद थोड़ा आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। चलो हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। नाम देखो क्या है उसका, इंटरनल एनर्जी, है ना। ओहो, इंटरनल एनर्जी, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बहुत ध्यान समझना, किसी की टोटल उसकी बॉडी की, मैं इसको कई तरह समझाऊंगा, धीरे समझना आप, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये और बहुत ज़्यादा थर्मो यूज होता है। किसी की बॉडी की टोटल एनर्जी जो होती है किसी भी कारण से, किसी की बॉडी की टोटल एनर्जी किसी भी कारण से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल, थर्मल, किसी भी कारण से, उसको हम बोलते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी, उसकी बॉडी की टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब मैं इसको विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। रेडी बच्चों, ध्यान समझना, ध्यान सुनना, फिर रिस्पॉन्स करना आप लोग समझ में आया कि नहीं। किसी की टोटल किसी बॉडी, कोई बॉडी है, उसकी एनर्जी
डिपेंड करती है कि वो किस फील्ड में है। जैसे मैं हूँ, मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है पृथ्वी का, इधर उधर का, शायद मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा हो, मेरे बॉडी में ब्लड घूम रहा है, ब्लड में आयरन है, आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी मेरे बॉडी का हिस्सा है। वो सारी चीज़ें हमको प्रभावित करती हैं। हाँ, आपको पता होगा हम लोग की बॉडी में ब्लड घूम रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है और ब्लड में आयरन पार्टिकल्स होते हैं। आयरन जो मैग्नेटिक होता है तो उससे मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाते हैं ना। इसलिए वो कहते हैं नॉर्थ की तरफ नहीं सोना चाहिए हम लोगों को, नहीं तो वो नॉर्थ पोल के पास में होंगे तो हमारा पूरा ब्लड जो है इधर तक खिंचा जाएगा दिमाग की तरफ, और ब्रेन हैमरेज टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो लोग कहते हैं कि नॉर्थ पोल के लोगों को नॉर्थ की तरफ नहीं सोना चाहिए और साउथ पोल के लोगों को साउथ की तरफ नहीं सोना चाहिए। क्यों? ब्लड को खींच लेगा वो, क्योंकि अर्थ में खुद ही बहुत बड़ा मैग्नेट है। बाय द वे, तो मेरी बॉडी की जो एनर्जी है, ये एक तो है कि मैं किसके फील्ड में हूँ, जिसके फील्ड में हूँ उसकी वजह से प्रभावित होगा, और दूसरा मेरी वेलोसिटी, अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो मेरी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी। देखो, हम जिस किसी के फील्ड में होते हैं, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, उस फील्ड की वजह से जो एनर्जी होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ओके। तीसरी जो एनर्जी है वो मेरी बॉडी की पर्टिकुलर एनर्जी है, मेरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने एनर्जी को, टोटल एनर्जी को यहाँ पे हमने तीन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, व्हाटएवर, है ना, या ग्रेविटेशनल फील्ड, ये भी डाल लेते हैं, एंड इंटरनल एनर्जी। यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो इंटरनल एनर्जी है, तो मामला क्या हुआ, तुम्हें ये मालूम चल गया होगा कि जो एक्सटर्नल जो ये एनर्जी है, ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम फील्ड, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अलावा जो एनर्जी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल एनर्जी। अगर हम इस बॉडी को ऐसे जगह पर रखें जहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड ना हो, मतलब उसकी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी प्लस इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अगर बॉडी मोशन में ना हो, उसकी वेलोसिटी कर दो 0, और बॉडी किसी फील्ड में ना हो, नो एक्सटर्नल फील्ड, नो एक्सटर्नल फील्ड, कोई भी, ये काल्पनिक बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, मैग्नेटिक फील्ड ना हो, कोई ना हो, तो मतलब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, 0, इसको भी इसको भी। तो अब उस बॉडी की टोटल एनर्जी जो होती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। अगर किसी बॉडी को हम सारे बाहरी एक्सटर्नल फील्ड से दूर रखें प्लस उस बॉडी की वेलोसिटी 0 रखें, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, एंड दिस इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू, ये हम काउंट कर नहीं सकते हैं बहुत, तो तुम 5 मिनट और मस्ती वाली बातें सुनो और खो जाओ इसमें। अब तुम्हारे बॉडी की इंटरनल एनर्जी जो कि पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ना हो, या तुम दौड़ भी नहीं रहे हो, तुम शांत बैठे हुए हो, तो बॉडी की एनर्जी किस वजह से है? तुम्हारे बॉडी की एनर्जी, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेल्स के अंदर या ब्लड जितनी चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें मोशन में हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो अंदर बॉडी के अंदर उनके मोशन की वजह से है, तो वो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट हुआ। दूसरा, अब वो काइनेटिक एनर्जी भी कई टाइप का है, चीज़ें ट्रांसलेशनल मोशन कर रही हैं सीधी दिशा में, रोटेशनल मोशन कर रही हैं, वाइब्रेशनल मोशन कर रही हैं, हमारे बॉडी के अंदर पंपिंग वम्पिंग हो रहा है, या रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, वो सारा काइनेटिक एनर्जी बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर नहीं। दूसरा, हमारे बॉडी में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से बधे हुए हैं, दूसरे को एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में है ना, वो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी, मतलब हमारा ये दोनों हाथ एक से खींच रहे हैं, हड्डी उड्डी के बीच आपस में कनेक्शन है, या जो भी, या अंदर स्ट्रक्चर जो है, तो वो ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड, अंदर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ये दोनों मिल के इंटरनल एनर्जी बनता है। अभी इंटरनल एनर्जी इतनी सारी बातों पे डिपेंड करता है कि उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, इसकी इंटरनल एनर्जी नहीं काउंट कर सकते, इसकी नहीं काउंट करते। सो वी कुड नॉट कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम।
हम किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को कभी नहीं निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बात शायद समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस बोलो, यस नो। सो लेट्स सी व्हाट आई वाज टेलिंग टू यू कि हमारी एनर्जी में दो पार्ट में, फिर से बोलता हूँ बड़े आराम से, हमारी टोटल एनर्जी है उसमें एक एक्सटर्नल रीजन्स हैं बिकॉज ऑफ बीइंग प्रेजेंस ऑफ द फील्ड आउटसाइड, एक्सटर्नल फील्ड, एंड बिकॉज ऑफ आवर मोशन, हमारे मोशन की वजह से। तो अगर उन दोनों को हम जीरो कर दें, हम किसी फील्ड के प्रभाव में ना हो, थैंक यू बच्चों, एंड हम किसी फील्ड के प्रभाव में ना हो, 1 पॉइंट, और दूसरा वेलोसिटी जीरो हो हमारी, तो हमारी जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी आवर इंटरनल एनर्जी। वो क्यों होगी? बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, प्लस बिकॉज ऑफ द कन्फर्मेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, हड्डियां हैं, मसल्स हैं, किडनी, लंग, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, दे आर इन अ पर्टिकुलर, दे आर दे डेवलप पोटेंशियल एनर्जी टू ईच अदर। तो उनके उस कन्फिग्रेशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो, ये दोनों मिला के क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। एंड इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। और बताऊं मैं आपको, हम लोग तो फंस गए यार। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन। हम लोग तो फंस गए यार। मैंने कहा कि इंटरनल एनर्जी बहुत ज़रूरी है और मैं कह रहा हूँ कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते हैं। अरे यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। मज़ेदार बात जानते हो क्या है कि किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालने की हमको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी नेवर हैव रिक्वायरमेंट ऑफ टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। वाओ ग्रेट, जिम्मेदार बात है। जो नहीं निकल सकता वो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। हमको सिर्फ ये निकालने की जरूरत पड़ती है कि जब प्रोसेस ए से बी तक गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हुआ, चेंज, नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड दैट वी कैन कैलकुलेट। वो हम यहाँ पे सीखेंगे। बात मेरी समझ आ गई बच्चों? तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो, चाहो क्या इसको नोट कर लो यार, आप नोट कर लो कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कांट कैलकुलेटेड, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता एंड उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ओके, वी हैव रिक्वायरमेंट to calculate change in internal energy, change in internal energy, that is I and that is delta U। हमको डेल्टा U निकालने से मतलब है एंड इट कैन दिस कैन बी कैलकुलेटेड। वाओ ग्रेट, बहुत अच्छी बात है ये, इसको निकालना और हम निकाल सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो इंटरनल एनर्जी आपने सीख लिया। फिर से पीछे आ जाओ। इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फील्ड, एंड इंटरनल एनर्जी वैसे होता है। इन दोनों को हमने कर लिया जीरो। नाउ दिस वन हो गया। ओके, मैं आपको एक चीज बताऊं बच्चों, किसी की इंटरनल एनर्जी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? तो इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज, मैं बस यहाँ लिखवा देता हूँ, आगे इसको डिस्कस करेंगे। डेल्टा यू, ये हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन बी चेंज इंटरनल एनर्जी? कैन बी चेंज बाई फर्स्ट बाई वर्क। मैं आपको पहले शायद डिस्कस कर चुका हूँ। अगर हम काम करें, उसको वर्क करें, तो वर्क करके उसकी एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं। मैं भी बताऊँगा आपको आगे। या बाई प्रोवाइडिंग हीट, या हम उसको गर्म करके उसको चेंज कर सकते हैं। या तीसरा, हम उसमें से मास का अंदर बाहर कर दें। उसकी अगर गैस है तो कुछ गैस को अंदर बाहर कर दो, या कोई मास है तो मास को अंदर बाहर कर दो, है ना। बाय चेंजिंग द मास और अमाउंट ऑफ द सिस्टम, बाय चेंजिंग अमाउंट ऑफ द सिस्टम, अमाउंट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के मास या अमाउंट को चेंज कर दिया है तो भी हम कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी बच्चों, अगर हम क्लोज सिस्टम लेते हैं, क्या सिस्टम? क्लोज। तो क्लोज सिस्टम में तो ये मामला तो खत्म ही हो गया। क्लोज सिस्टम में हम लोग मास चेंज तो कर नहीं सकते हैं। ओके, नाउ तो वर्क और हीट दो ऐसे माध्यम है जिससे हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लो किसी को हमें गर्म करना है,
है ना, तो उसको रगड़ दिया, रगड़ दिया, गर्म हो गया, क्या किया मैंने, वर्क कर दिया यार। या हीट प्रोवाइड कर दो। अब हीट कैसे प्रोवाइड करोगे, अब कई तरीके हो सकते हैं यार, इलेक्ट्रिक करंट दे करके, टेम्परेचर, या उसे किसी गर्म बॉडी से टच करा दो तो हीट आ जाएगा, वैसे हो जाएगा। ये बातें हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो इंटरनल एनर्जी के विषय में इतनी बातें हुई कि हम लोग इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, चेंज इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, वही निकालने की ज़रूरत भी है। और इंटरनल एनर्जी चेंज अगर क्लोज सिस्टम है तो सिर्फ वर्क और हीट की वजह से होता है, ओपन सिस्टम होगा तो मास के अंदर बाहर जाने से भी हीट चेंज हो जाएगा। अब ये इंटरनल एनर्जी जो है बच्चों, ये एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है ना, मतलब इसकी वैल्यू स्टेट पर डिपेंड करती है। या फिर मैं ऐसा कह दूं कि डी यू इनिशियल और फाइनल लिखेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ओके, इट्स ए स्टेट फंक्शन। और दूसरा ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट्स नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब ये डिपेंड करता है कितना मोल ऑफ द सब्सटेंस आपने लिया है, कितना मास लिया है। मैं ये पहले बोला हूँ, अगर क्लोज सिस्टम नहीं होगा तो मास के अंदर बाहर करने से इंटरनल एनर्जी प्रभावित होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, ठीक है, मुझे लगता है इतना काफ़ी है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बच्चों, क्या लिखा है, ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सिस्टम। सारी तरह की एनर्जी को जोड़ दिया जाए तो इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, वो चाहे ट्रांसलेशनल हो, रोटेशनल हो, वाइब्रेशनल हो, या एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन मॉलिक्यूल। ये जो एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन रिपल्सन है, इसको अंदर का पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे, और ये जितने भी हैं इनको अंदर का काइनेटिक एनर्जी बोलोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। अभी सिर्फ परिभाषा दे रहा हूँ, अभी इंटरनल एनर्जी के हम लोग वाट लगाएंगे, खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है, इंट्रोडक्शन हुआ है। ठीक है ना बच्चों, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, किसी भी सिस्टम के विषय में बातें करना। जैसे मान लो कोई बच्चा भी पढ़ रहा हो, यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा, कुछ मास्टर ऐसा करते हैं, मैं इसके एकदम सख्त खिलाफ हूँ। बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा और मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने गलत आंसर कर दिया, हम कहते तुम गधे हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, और मैंने बोलना शुरू किया, गलत, नो। उसका कई मास्टर तो इतना गुस्सा आते हैं, गुरुजी लोग कहते तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, और यार अभी उसको देख करके उसकी ज़िंदगी का फैसला कर रहे हैं आप, कैसे गुरु भाई आप, है ना। तो मामला क्या हुआ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि किसी के विषय में आप बात तब करिए जब वो इक्विलिब्रियम में हो। कब करेंगे, जब वो इक्विलिब्रियम में हो। अभी तो बच्चा पढ़ रहा है भाई, बहुत आगे जाना है, हाँ कोई अपनी लाइफ के कहीं स्टेप चला गया, रुक गया वहाँ पे, आगे नहीं बढ़ रहा है, नाउ यू कैन से कि भैया तुम्हारी ये अवस्था है, बट आगे पीछे हो रहा है, तो हाउ कैन यू से लाइक दिस। मतलब ये हुआ इक्विलिब्रियम एक ऐसी अवस्था है जिस पे हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को कह सकते हैं। अगर कोई चेंज हो रहा है अभी, मतलब उसकी जो भी प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मोल्स हैं, वो चेंज हो रहे हैं, तो हाउ कैन वी से कि आपकी वैल्यू इतनी है, तो चेंज हो रहा है भाई, वेट कर लो। कोई लड़का भी कमज़ोर है, पता नहीं उसको तुम्हारी बात क्लिक कर जाए और फोड़ फाड़ दे, टॉप टूप कर जाए, नहीं। तो मतलब ये है किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को हम तभी डिफाइन करेंगे जब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। बात समझ गए आप लोग। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, कोई बच्चा भी पढ़ रहा है और उसके भविष्य को कोई मास्टर बोल रहा है मास्टरवा पागल है, मास्टरवा पागल है, एक लाइन में, और ये हक नहीं है, आपको और आगे लेके जाना है उसको, राइट। बात में समझे आप लोग। तो बच्चों अब रिवर्सिबल सिस्टम में क्या होता है, वो इनफाइनाइट स्लो होता है, और रिवर्सिबल प्रोसेस हर जगह पर इक्विलिब्रियम में होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के हर जगह पर हम डिफाइन कर सकते हैं, बट इरिवर्सिबल में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। तो किस सिस्टम को, सभी लोग ध्यान सुनो, इस सिस्टम को हम डिफाइन तभी करेंगे, वी कैन कैरेक्टराइज और डिफाइन अ सिस्टम इफ एंड ओनली इफ सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्या आपको लगता है सही चीज़ है, कोई बच्चा अभी पढ़ने आया है और मैं कह दूं तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी वो अच्छा नहीं कर रहा, इज इट गुड टू से? आपको लगता है ऐसा? मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि शुरू में खराब कर रहा था और गजब का किया हो। यस, तो ऐसे ही जब किसी बच्चे को लेके आप बात नहीं कर, या कोई बच्चा भी पढ़ रहा है, अभी शुरुआत ही किया पढ़ना, तो ये बताना कि तुम तेज हो, कमज़ोर हो, तुम धुआंधार हो, तुम
ये सही बात है। कुछ बच्चे मान लो शुरू में बहुत अच्छा करते हैं, कहे तुम तो बहुत तेज हो, क्या उसके दिमाग से रोशनी निकल रही है, भयानक तेज है वो, ये कहना सही है? नो, वेट यार, पढ़ने दो उसको, आगे बढ़ने दो। जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना आजकल टीवी पे आ जाते हैं, वो पता नहीं कुछ करते करते अंग्रेजी बोलते, हिंदी बोलते, बना दिया उसको भयानक तेज, दुनिया से तेज बना दिया, उसके दिमाग से रोशनी निकाल दिया। मुझे उस बच्चों पे दया आती है। अभी तो उसको आगे बढ़ना है, उसको वहाँ पहुँचा दिया बेचारा, डर इतना ज़्यादा उसको इज्जत मिल जाएगी कि पढ़ ही नहीं पाएगा वो। इट्स रॉन्ग। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान सुनो क्या बोलना चाह रहा हूँ। किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को, किसी भी सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक को, किसी भी सिस्टम के अवस्था को हम तभी कैरेक्टराइज करेंगे, तभी कुछ बात कह पाएंगे जब वो इक्विलिब्रियम में। कहें बताओ ये किस अवस्था में है? हम कहें गुरु जी अभी तो चेंज हो रहा है ये, जब ये स्टेबल हो जाएगा तब हम बताएंगे। किसी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्या बताओ इसका स्टेट बताओगे? ना 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 भाई रुक जान दीजिए, इक्विलिब्रियम में होगा तभी हम बोलेंगे। नाउ अब इक्विलिब्रियम, हाँ गूगल बॉय या किसी के लिए भी वो थोड़ा गलत चीज़ है ना, तो वो गलत है, उस बच्चे के साथ गलत है। किसी को इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे? किसी को इक्विलिब्रियम में तब बोलेंगे जब उसका सिस्टम का टेम्परेचर, बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो, सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर हो जाए, सिस्टम का प्रेशर सराउंडिंग का प्रेशर बराबर हो जाए, है ना। ये थर्मल इक्विलिब्रियम, जब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। 1 फॉर सिस्टम, मैं 1 किसके लिए बोल रहा हूँ? 1 मैं सिस्टम के लिए बोल रहा हूँ, और 2 किसके लिए बोल रहा हूँ? 2 बोल रहा हूँ मैं सराउंडिंग के लिए। ओके। मैकेनिकल मतलब जब सिस्टम का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या हो जाए? बराबर हो जाए। नाउ मटेरियल, ये जब ओपन सिस्टम होता है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मटेरियल वाला, फॉर ओपन सिस्टम। ओके, मटेरियल वाला क्या है बच्चों? लेट्स सी इट। फेज, जैसे मान लो कोई इक्विलिब्रियम में हो, जैसे पानी है, तो H2O सॉलिड और H2O लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, तो जब तक इनका मटेरियल मतलब अमाउंट चेंज हो रहा है, हाँ ये चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, मतलब ये अमाउंट हमने देखा कि अभी राइट नाउ ये आधा किलो है सॉलिड, और कुछ देर बाद ये 250 ग्राम बचा, मतलब चेंज हो रहा है। तो अगर ये चेंज होना बंद हो जाए, इसका ये इक्विलिब्रियम तो है, आगे पीछे हो रहा है, लेकिन जितना इसका सॉलिड का मात्रा है वो टाइम आधा किलो अभी भी है, एंड कुछ देर बाद भी आधा किलो है, और देर बाद भी आधा किलो ही है, इसका अमाउंट क्या हो गया? चेंज हो गया। या केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल मतलब सपोज ये गैस है, SO3 गैस है, और ये इक्विलिब्रियम में है SO2 प्लस हाफ O2 के साथ में, इक्विलिब्रियम, सब गैस है, लेकिन जितना मोल SO3 अभी है उतना ही मोल SO3 बाद में भी है, जितना मोल SO2 और O2 अभी है उतना मोल बाद में भी है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए उसके? कांस्टेंट हो गए विद टाइम। अगर ये सारे इक्विलिब्रियम हैं तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कि वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ओके, और जब सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा तभी हम लोग उसके स्टेट को, उसकी अवस्था को बता सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, मेजरेबल प्रॉपर्टीज से। और यू कैन से व्हेन अ सिस्टम विल बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम देन ओनली वी कैन कैरेक्टराइज अ सिस्टम बाय प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ओके, बात मेरी समझ आई बच्चों? तो थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मटेरियल इक्विलिब्रियम, ये फेज है और फिजिकल चेंजेज, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बता दिया मैंने आपको। व्हेन ऑल 3 इक्विलिब्रियम्स आर एस्टेब्लिश्ड इन अ क्लोज वेसल, अगर वेसल क्लोज हो जाएगा तो मटेरियल इक्विलिब्रियम। वेसल क्लोज है फिर भी वहाँ नंबर ऑफ मोल्स तो आगे पीछे हो ही सकता है ना बच्चों, SO3 SO2 वाला। तो व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, जब वो तीनों इक्विलिब्रियम हो, कौन कौन से? थर्मल, मैकेनिकल और मटेरियल इक्विलिब्रियम हो, तो सिस्टम क्या बोलेंगे हम लोग? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। एंड वी कैन कैरेक्टराइज स्टेट ऑफ अ सिस्टम only if it would be in thermodynamic equilibrium, only if it would be in thermodynamic equilibrium। अगर वो थर्मोडायनेमिक, तभी हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, नहीं तो कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। ओके,
नाउ लेट्स सी, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप लोग समझ में आ गया बच्चों सारी बातें? एवरीवन लेट्स सी द क्वेश्चन। एक बहुत ही आसान सवाल है। फॉर एबव प्रोसेस A to B, B to C एंड C to A, करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। कम ऑन लेट्स सी बच्चों, सी देखो यहाँ पे क्या हुआ, A to B, B to C एंड C to A अगेन द साइक्लिक प्रोसेस, मतलब हियर इट इज रिटन A to B, B to C एंड C to A. So correct statements are, so delta H is 0. Now here initial and final positions are same. So if initial and final positions are same, अगर हम जहाँ थे और घूम के फिर वही आ गए, जहाँ थे और घूम के फिर वही आ गए, तो जितने स्टेट फंक्शंस हैं सब में चेंज कितना होगा? 0। जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहीं आ गई, तो नेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। जितने स्टेट फंक्शन सब 0 हो जाएंगे, तो डेल्टा H 0, सही बात है। डेल्टा S ये भी स्टेट फंक्शन है, 0। डेल्टा ये पाथ फंक्शन है। ओहो बेवकूफ़ मत बनाओ भाई, हम जानते हैं वर्क और हीट पाथ फंक्शन। डेल्टा P 0। तो क्या है सर, बात कम समझ में आई। मान लो यहाँ पर वॉल्यूम 1 लीटर है और नाच घूम, यहाँ वॉल्यूम मान लो कुछ नाच घूम के आया, यहाँ भी वॉल्यूम 1 लीटर है, वॉल्यूम सेम है ना यहाँ पे। यहाँ मान लो वॉल्यूम 5 लीटर है, फिर से वॉल्यूम कितना हो गया? 1 लीटर। क्या चेंज इन वॉल्यूम बताओ? क्या इनिशियल फाइनल वॉल्यूम, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम वहीं पर है 1, इनिशियल वॉल्यूम 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0, है ना बच्चों? तो करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, आंसर इज A, B एंड D। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। डेल्टा H चेंज, एंथैल्पी चेंज है बच्चों, आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा। H मतलब एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है आगे पढ़ाऊंगा। जो मैं कहता हूं कि आगे पढ़ाऊंगा उसको आगे ही पढ़ना है। तो C, तो ये स्टेट फंक्शन होंगे, उसमें इनिशियल फाइनल वैल्यू सेम है तो उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा किया आप लोगों ने वाला, फिर से देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डन विल बी 0। वाह, मुझे लगता है सब लोग सही करोगे, क्या बात है, कम ऑन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डन विल बी 0। एडियाबैटिक प्रोसेस, नो। एडियाबैटिक में क्या होता है बच्चों? डेल्टा Q 0 होता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम डेल्टा V 0 है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि dW इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है वर्क डन इज इक्वल टू मॉड लगा दिया। साइन के विषय में बातें हम बाद में करेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू P dV, चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम में 0 है तो वर्क डन तो यहाँ 0 होगा ही होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, नो, यहाँ डेल्टा T 0 होता है, वर्क डन का यहाँ 0 होने कोई मतलब नहीं है। ऑन अ गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर विद रिजिड वॉल। अब वॉल रिजिड है यार, मतलब ये पूरा रिजिड है, सब रिजिड है। अब इसमें गैस भरा हुआ है, जब रिजिड है तो वॉल्यूम चेंज होगा? नो। तो अगेन यहाँ पे डेल्टा B क्या हो गया? 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। ओके। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट चेंज 0 होता है, डेल्टा Q 0 होता है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज 0 है, जब वॉल्यूम चेंज 0 है तो वर्क डन भी डेफिनेटली 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा W या डेल्टा W बात करूँ मैं तो क्या होगा? P डेल्टा V। अब डेल्टा V 0 तो 0 हो जाएगा, है ना। इन दोनों में कोई भी एक 0 हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बट ऑब्वियस है। एंड आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर 0 है, गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर विद रिजिड वॉल, ये ध्यान देना था। अगर वॉल रिजिड होगा तो अगेन वो तो मूव ही नहीं करेगा, तो डेल्टा V विल बी 0। सो आंसर इज B एंड D। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग हीट पढ़ते हैं, हीट क्या होता है। जो भी नई चीजें मिले उसको नोट कर चला जाना है। हीट क्या होता है? बचपन सोचते हैं ना हीट क्या है, मतलब बहुत बार पजल भी किया हमको कि हीट क्या है यार, ये क्या मतलब क्या होता है हीट, नहीं समझ आता। क्या तुम ये गर्मी इधर से उधर, हीट की बातें तो करते हैं हम लोग। अच्छा, जब भी हम लोग हीट की बातें करते हैं तो हमेशा टेम्परेचर दिमाग में रहता है, आज बहुत हीट है, आज बहुत हॉट है टेम्परेचर, यू नो, हमेशा उसकी बातें करते हैं। तो पहली बात समझो, मैं धीरे धीरे बातें करता हूँ। हीट एनर्जी है, ओके। हीट एक एनर्जी का रूप है जो कि हमें तब मालूम चलता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। किसी गर्म बॉडी को ठंडी बॉडी से टच कराओगे तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ एनर्जी फ्लो करता है। जो एनर्जी फ्लो का फॉर्म है दैट इज हीट। The heat is a flow of energy from hot body to cold body, right?
सो हीट वहीं इन्वॉल्व होगा जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर ये कब तक फ्लो करेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अब दोनों का टेम्परेचर अगर सेम हो जाए तो हीट फ्लो नहीं होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हीट एकम्पनियिंग इन द प्रोसेस, हीट एकम्पनियिंग इन द प्रोसेस, प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। हीट प्रोसेस का पार्ट है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि तुम्हारे बॉडी में कितनी हीट है, गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। किसी बॉडी में हीट नहीं होता, हीट तो प्रोसेस का पार्ट है, प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। जिसमें ऐसे ही हुआ कि तुम खड़े हो, मैं कहूँ तुम कितना चले, मैं चला गया तो खड़ा हूँ, क्या नहीं मतलब कितना चले, क्या पगला गया, तो मतलब या हम पीछे की बात कर रहा हूँ, तुम उस प्रोसेस में कितना चले, वहाँ से यहाँ आने में कितना चले, या यहाँ से वहाँ जाने में कितना चले। कह रहे हैं आने में पूछ रहे हो क्या, नहीं नहीं नहीं, कितना चले, क्या हाँ, क्या अभी यहाँ जो खड़े हो कितना चले, खड़े हो चले मतलब चलेंगे तब ना, जब मैं मूव करूँगा, मैं चल ही नहीं रहा हूँ तो मैं कितना चलेगा मतलब हुआ। तो वो प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट। सिमिलरली हीट जो है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी फ्लो करती है, दैट अमाउंट ऑफ दैट एनर्जी इज कॉल्ड द हीट। सो ओके, मेरी बात समझ आएगी आप लोगों को। अब देखो मतलब ये हुआ कि किसी कोल्ड बॉडी को या किसी बॉडी को हीट दिया जाए तो टेम्परेचर उसका बढ़ता है। बहुत ध्यान सुनो मेरी बात को, मजा आने वाला है, हैं? किसी बॉडी को अगर हीट दिया जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैंने अभी अभी आपको बताया था इंटरनल एनर्जी में कि इंटरनल एनर्जी अगर क्लोज सिस्टम है तो या तो वर्क डन की वजह से चेंज होगा, या तो हीट की वजह से, या उसका मास चेंज होता हो, या मोल चेंज होता हो। यस, तो मैं मास और मोल को अभी क्लोज कर दिया। मास और मोल कब चेंज होगा ये भी सुन लो, नोट कर लेना, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ मैं। मास कब चेंज होगा, जब कुछ अंदर बाहर करेगा, सिस्टम विल ओपन। मोल कब चेंज होगा, जब या तो अंदर बाहर कर रहा हो या केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, या केमिकल रिएक्शन ना दिया हो और वो क्लोज सिस्टम लिखा हो, मतलब उसमें मास भी अंदर बाहर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इंटरनल एनर्जी दो कारण से चेंज हो सकती है ना। मैं थोड़ा आता हूँ यहाँ पे, मुझे समझाना यार, यहाँ देखो। इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है तीन कारण से होता है। एक वर्क डन की वजह से, दूसरे हीट की वजह से, और तीसरे अमाउंट चेंज करने की वजह से। अब ये अमाउंट चेंज करने वाला जो खेल है बच्चों, इसी पे सवाल बनता है ना परीक्षा में यार। ये दो वजह है, या तो अंदर बाहर एक्सचेंज ऑफ मास हो फ्रॉम सिस्टम एंड इन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और दूसरा हो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ आपको डिटेल में कि अभी हम लोग जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ मैं तुमसे कहूँ बताया था, ध्यान देना, ये आने वाला है। तो अगर हम किसी क्लोज सिस्टम में काम करें, क्लोज सिस्टम ले लें, ये तो हो गया गायब। सवाल में आपको लिखा जाए कि इन अ क्लोज सिस्टम, या तो लिखा जाएगा या सिलेंडर विंडर दिखा देगा क्लोज करके। दूसरा, सवाल में केमिकल रिएक्शन नहीं दिया हुआ है किसी भी तरह से, ये भी नहीं हो रहा है। तो अब डेल्टा यू दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कितना उसमें वर्क डन किया और कितना उसमें हीट चेंज हुआ। अगर मैं वर्क डन को जीरो कर दूं, मतलब मैं वर्क डन कैसे जीरो करूंगा, रिजिड वॉल ले लूँ, रिजिड वॉल, नो मोशन, तो उसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो डेल्टा क्यू के बराबर होगा। बच्चों ध्यान से, हमने इसको जीरो कर दिया, कैसे कर दिया आपको डिटेल बता दिया हूँ मैं। अगर मैं वर्क डन को भी जीरो कर दूं, ऐसे पढ़ो ना, तुम्हारे दिमाग में जाके अटक जाए, एकदम तुम्हारे मन के एकदम सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाए। अगर हम वर्क डन को जीरो कर दें तो क्या होगा, ये जितना इंटरनल एनर्जी चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ क्यू की वजह से होगा। क्लियर। और अगर मैं इंटरनल क्यू जीरो कर दूं तो जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो इसकी वजह से होगा, वर्क डन की वजह से होगा। क्लियर बच्चों। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। तो मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा क्यू, क्यू मतलब हीट चेंज, चेंज इन हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू। कब, जब डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाए।
अब डेल्टा डब्ल्यू कब जीरो होता है, जब या तो डेल्टा डब्ल्यू होता क्या, डेल्टा डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। आगे मैं और बातें करूंगा, या तो प्रेशर जीरो हो जाए या डेल्टा वी जीरो हो जाए, ये दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, और जब भी वर्क डन जीरो होगा तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। और फिर हम कहेंगे कि डेल्टा डब्ल्यू जो वर्क डन है, वर्क डन को डेल्टा डब्ल्यू या सिंपल डब्ल्यू भी बोल सकते हो, है ना। तो जो भी वर्क डन है बच्चों, या वैसे डेल्टा क्यू को हम लोग सिंपल क्यू भी बोल सकते हैं। अब चेंज क्या है, चेंज तो हम निकाल ही नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कितना हीट इन्वॉल्व है उस प्रोसेस में, तो ये डेल्टा ना लिख के हम लोग सिर्फ डब्ल्यू लिख देते हैं, कितना उस प्रोसेस में वर्क इन्वॉल्व है। दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू। कहें ये कब होगा, कहें जब क्यू कोई इन्वॉल्व ना हो, कोई एडियाबैटिक सिस्टम है, एडियाबैटिक समझते हो ना, जिसमें कोई हीट का लेन देन नहीं हो रहा है, उसमें जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, ये कब होगा, अगर सिस्टम कैसा है बच्चों, बच्चा रे सुन 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 बाबा सुन, एडियाबैटिक सिस्टम, ध्यान से सुनो, अरे बाप रे बाप, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, इफ द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, उसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट जीरो है, जितना वर्क डन होगा वो डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। और अगर प्रोसेस कैसा हो रहा हो, आइसोकोरिक हो रहा हो, मतलब वॉल्यूम चेंज क्या हो रहा हो, जीरो, तो उसमें जो भी हीट दोगे वो उसके इंटरनल एनर्जी को बदलेगा। इंटरनल एनर्जी या तो हीट की वजह से चेंज होता है, या तो वर्क डन की वजह से चेंज होता है, या तो ये अमाउंट की वजह से। अगर हम क्लोज सिस्टम में काम कर रहे हो और कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे हो, तो वर्क और हीट मिलके इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं। तो समझ आया बच्चों आप लोगों को ये सब। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी या तो हीट की वजह से होगा या फिर वर्क डन की वजह से होगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी में चेंज या तो हीट ने किया है या तो वर्क डन ने किया है। और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी बातें हम लोग बाद में और डिटेल में करने वाले हैं, बट आपको ये सब पता होना चाहिए। ओके, इंटरनल एनर्जी में चेंज या तो वर्क डन की वजह से हुआ या तो हीट चेंज की वजह से हुआ, हीट या वर्क डन। अगर वर्क डन जीरो है तो हीट जो दिया वो इसमें आएगा, हीट जीरो है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो वर्क की वजह से होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं हीट की बातें कर रहा था आपसे, तो हीट एक पाथ फंक्शन है, ये बातें हम लोग 100 बार कर चुके हैं। हीट एनर्जी का फॉर्म है, जानते हैं हम लोग, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, है ना, जिसमें नॉन मैकेनिकल प्रोसेस हो। मतलब ऐसा नहीं कि हम तुमको हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, कैसे मैं हीट ट्रांसफर कर सकता हूँ, कैसे, हाथों को रगड़ करके हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, यस। तो नॉन मैकेनिकल प्रोसेस में, मतलब तो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी इन अ नॉन मैकेनिकल प्रोसेस, वहाँ हीट इन्वॉल्व होता है। द एनर्जी दैट, अच्छा मैंने कहा ना, मैं कहूँ कि तुम कितना चले हो, कब, क्या अभी यहाँ खड़े हो, तो करे, तो वैसे हम किस कहें तुम्हारे बॉडी में कितनी हीट है, तो मीनिंगलेस है। तो हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी या हीट ऑफ अ बॉडी, इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस शब्द हैं। ओके, नाउ नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी, हाँ नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी मतलब हीट किसी की मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब हीट किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी ही नहीं है, हीट तो प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है ना। तो इट्स नाउ हीट एंड वर्क मैनिफेस्ट इन द प्रोसेस। ओके बच्चों, नाउ मैंने कहा किसी बॉडी को अगर आप हीट देते हो, इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या आपको लगता है, वो ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझ लो, कि अगर मैं 1 किलोग्राम पत्थर लूँ, स्टोन, मैं स्टोन लूँ, मैं 1 kg, मैं वाटर लूँ 1 kg, सबका मास, दोनों का मास 1 kg हो, तो क्या आपको लगता है, ये दोनों एग्जाम्पल इसलिए दोनों हमको लाइफ में देखते रहते हैं, तो क्या दोनों के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करना है, डेल्टा टी, अगर दोनों के टेम्परेचर को हम 1 डिग्री से चेंज करना चाहते हैं, तो क्या दोनों को बराबर गर्म करना पड़ेगा, आपको लगता है?
एक लीटर या 1 किलोग्राम पेट्रोल, 1 किलोग्राम पानी, 1 किलोग्राम पत्थर, 1 किलोग्राम मिट्टी, क्या सभी को 1 डिग्री तापमान से गर्म करने के लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बराबर गर्म करना पड़ेगा, बराबर हीट देना पड़ेगा? डू यू थिंक सो? नहीं। क्या बात है, तुम लोग तो यार पैदाइशी साइंटिफिक हो। ये बातें लोग जल्दी समझ में नहीं आती, तुम लोग तुरंत समझ जाते हो, है ना यार, ग्रेट हो आप। तो अलग अलग मटेरियल को सेम मास लिया हमने और सेम डिग्री चेंज करना चाहते हैं, ओके, लेकिन सबको 1 डिग्री से चेंज करने के लिए बराबर हीट देने की ज़रूरत नहीं है। ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये समझना हमको। उस मटेरियल का गुण है ये, उस मटेरियल के निहित गुण है। उसके पार्टिकल कितने पास पास हैं, कितने दूर हैं, कितना हीट के फ्लो को अलाउ करते हैं, इन सारी बातों पर डिपेंड करता है। और इसको लोग मेजर करते हैं दूसरी। तो मैंने क्या बताया, किसी कोई मास है m, उसको dt टेम्परेचर से चेंज करने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, तो dq इज इक्वल टू ms dt। और ये s जो है इसको बोलते हम लोग, s इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट लिखा है मैंने, हीट का यूनिट जूल होगा, जूल साइंटिस्ट के नाम पे है बच्चों। तो जूल मास नीचे आ जाए ग्राम केल्विन, है ना। s का यूनिट निकालो, क्या निकालोगे, dq बाई m dt। तो ये क्या हो गया, जूल पर ग्राम पर केल्विन, ओके, ये हमारा यूनिट हो गया, ठीक है बच्चों। s क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो मैं बातें अभी आपसे कह रहा था कि 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर पानी, या 1 किलोग्राम पेट्रोल, पानी, पत्थर, सोना, मिट्टी, सबको गर्म करने के लिए, सबको 1 ही डिग्री से गर्म करने के लिए बराबर हीट नहीं चाहिए होगा। ये इस बात को क्वांटिफाई करने के लिए, इस बात को वैल्यू देने के लिए एक अलग पैरामीटर आया, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाह, जरा ध्यान से बोलो और सुनो इसको, जल्दी जल्दी बोल दें मज़ा नहीं आएगा। अरे यार सुनो ना, जैसे सोचो 1 डिग्री से तापमान बढ़ाना है। जैसे मान लो मुझे बच्चों को समझाना है कोई कंटेंट, एक बच्चे को समझाने के लिए तुम लोग तो बहुत तेज हो भाई, बोलने के पहले समझ जाते हो। तो मान लो मैं बोला और यही बात किसी और बच्चों को समझाना है मुझे, तो बहुत बोलना पड़ रहा है। ज़्यादा बोला तब समझा, ज़्यादा बोला तब समझा, एक कम बोला तब समझा। क्या ये दोनों बच्चों की क्वालिटी अलग अलग है ना, तुम लोग बोलने के पहले समझ जाते हो, ग्रेट। तो हम मतलब बात समझो, हीट होल्ड करने की कैपेसिटी, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। जैसे मान लो ये कोई मटेरियल ए है और ये कोई मटेरियल बी है, मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, तुमको रियलाइज करा के मानूंगा मैं। और दोनों अभी मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं और दोनों को मुझे 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाना है, और ऐसा करने के लिए इसको मुझे 80 जूल हीट देना पड़ा, और दोनों का मास सेम है, और इसको मुझे 120 जूल हीट देना पड़ा। समझो तो मतलब क्या हुआ, वो ध्यान समझना। इसकी हीट होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा हीट ले करके उससे बहुत कम फर्क पड़ रहा है। अगर इसको 80 दिया और 80 इसको दिए होते तो ये अपनी जगह से थोड़ा सा हिलता, ये ज़्यादा डेविएट हो गया, मतलब ये 30 से 32 हो जाएगा। और अगर 80 जूल इसको एनर्जी दिया जाए तो ये 30 से 32 नहीं होगा, कम होगा। मतलब इसकी हीट होल्ड करने की, हीट पकड़ने की कैपेसिटी ज़्यादा है। इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं, स्पेसिफिक मतलब फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू। जब हम किसी को पर ग्राम, पर मोल, है ना, कहते हैं पर किलोग्राम बताओ प्याज कैसे मिलेगा, पर किलोग्राम टमाटर कैसे मिलेगा, वी आर आस्किंग फॉर द स्पेसिफिक रेट, आई मीन स्पेसिफिक मास के लिए, राइट। सो बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब, हीट कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू होल्ड हीट, कितना हीट लेके भी वो टस से मस कम हो रहा है। तो जिस बॉडी के टेम्परेचर में कम फर्क पड़ता है, कम चेंज आता है, ज़्यादा हीट लेने के बाद भी उसके हीट होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। वी कैन सी फ्रॉम दियर फॉर्मूला S इज इक्वल टू dq बाई m dt। तो मतलब अगर मास सेम है, dt सेम है, तो S इज प्रोपोर्शनल टू dq। तो जितना ज़्यादा हीट चाहिए
सेम डिग्री से मूव करने के लिए उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो कोई आपसे पूछे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है तो क्या बोलोगे? ऐसी बॉडी जो जिस टेम्परेचर पर है उस टेम्परेचर से वेरी करने के लिए, डेविएट होने के लिए ज़्यादा हीट लेती है, उसकी बॉडी की कैपेसिटी ज़्यादा है होल्ड करने की, हीट को पकड़ के रखने की, उसकी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। एंड वाई वी कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? बिकॉज इट्स डिफाइंड फॉर पर ग्राम पर मोल, दैट्स वाई इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बच्चा लोग बात समझ में आया? तो ये हीट फ्लो करता है ड्यू टेम्परेचर डिफरेंस, डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी। नाउ एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड है ना बच्चों, एम एस, ये देखो ये एम एस है ना, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। जब हम मास को न कंसिडर करें, मतलब हम कहें कि डी क्यू इज इक्वल टू एस डी टी। नाउ दिस एस इज नॉट डिफाइंड पर ग्राम, here mass is included in that part and this is called heat capacity. Now it is called heat capacity. Wow, it is called heat capacity. And but if we define MSDT, it means this S is defined per unit mass, then it will become specific heat capacity. Okay, तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, मज़ा आया होगा। अगली क्लास में मैं अपनी बातों को कंटिन्यू रखूँगा और मैं जैसा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत ही अच्छे हो। एनसीईआरटी पढ़िए, मैं क्वेश्चंस भी ट्राई करते रहिए, आरसी मुखर्जी से सवाल ट्राई करिए, जो नीट के बच्चे हैं पुराने सालों पेपर ट्राई करते रहें। एक प्रीति गुप्ता किताब आती है अरिहंत की, तो नीट के बच्चे परचेज कर सकते हैं, उसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पुराने सालों के सवाल होते हैं। ठीक है, ट्राई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इस टू ऑन पर बने रहिए।